हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 7 इंग्लिश चैप्टर नंबर 1 3 क्वेश्चंस यानी 3 सवाल। सो अ किंग हैज़ 3 क्वेश्चंस एंड ही इज सीकिंग आंसर्स टू देम। यानी एक राजा जो है उसके पास 3 सवाल हैं और वो उनकी जवाब ढूंढ रहा है। वॉट आर द क्वेश्चंस? डज द किंग गेट वॉट ही वॉन्ट्स? तो अब देखते हैं इस चैप्टर में कि उसके सवाल क्या हैं और क्या उसे इन सवालों का सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिला। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू 3 थिंग्स। यानी एक राजा था, उसके मन में ये ख्याल आया कि वो कभी भी ज़िंदगी में कोई भी काम करेगा उसमें कभी भी फेल नहीं होगा अगर उसे 3 चीज़ों के बारे में पता चल गया। देखते हैं वो 3 चीज़ें क्या हैं। These 3 things were: what is the right time to begin something? यानी कुछ करने का सही समय, कुछ भी नई चीज़ स्टार्ट करने का सही समय क्या है। Which people should he listen to? यानी किन लोगों की उसे बात सुननी चाहिए। And what is the most important thing for him to do? यानी उसके लिए क्या ज़रूरी है, कौन सा सबसे ज़रूरी काम है उसके लिए करने के लिए। The king, therefore, sent messengers throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who could answer these 3 questions. अब उसे तो इन सवालों का जवाब चाहिए था, इसीलिए उसने पूरे किंगडम में, थ्रू आउट का मतलब होता है ऑल ओवर, सो ही सेंट हिज मैसेंजर्स। मैसेंजर्स का मतलब वन हु ब्रिंग्स मैसेज, यानी जो संदेश लाते हैं। तो राजा जो है उसने जितने भी उसके मैसेंजर्स थे उन सबको पूरे राज्य में भेज दिया। प्रॉमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी, यानी जो भी उनके सवालों का जवाब देगा उसने प्रॉमिस किया था कि जो भी मेरे सवालों का सही जवाब देगा, सेटिस्फैक्ट्री आंसर देगा, उसको मैं बहुत ही लार्ज सम ऑफ मनी गिफ्ट के रूप में दूंगा। मेनी वाइज मेन केम टू द किंग, यानी बहुत सारे समझदार लोग जो थे राजा के पास आए, पर सबके आंसर्स जो थे अलग अलग थे। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, यानी फर्स्ट क्वेश्चन के जवाब में कुछ लोगों ने कहा कि जो राजा है उन्हें टाइम टेबल बनाना चाहिए और उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। ओनली इन दिस वे दे सेड ही कुड डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम। यानी जब वो टाइम टेबल बनाएंगे, स्ट्रिक्टली उसे फॉलो करेंगे, तभी वो सभी कामों को प्रॉपर समय से ख़त्म कर पाएंगे और अगले काम को शुरू कर पाएंगे। Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. दूसरे लोगों ने कहा कि भविष्य में हमें क्या करना है वो एडवांस में सोच के रहना इज क्वाइट इम्पॉसिबल। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, अवॉइड फुलिश प्लेजर्स एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम। मतलब उन्होंने कहा कि राजा जो है, जो भी चल रहा है उनके राज्य में, जो भी उनके आसपास गतिविधियाँ हो रही हैं उन्हें नोटिस करना चाहिए, सारी जो बेकार की बातें हैं उन्हें इग्नोर करना चाहिए। और हम बता तो नहीं सकते कि किस समय में क्या करना ज़रूरी है, पर जो भी आपको एट द मोमेंट सबसे नेसेसरी लगे, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क टू बी डन। Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. काउंसिल का मतलब पता है आपको? काउंसिल मीन्स अ कमिटी, जिसे हिंदी में समिति कहा जाता है। तो कुछ लोगों ने राजा से कहा कि राजा जो है वो एक कमिटी बनाए, एक समिति बनाए जिसमें सारे वाइज मैन हों और वो उन्हें बताएं कि प्रॉपर टाइम पे क्या करना है। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली। अब ऐसा इसीलिए हुआ, उन्होंने ऐसा इसीलिए कहा कि उन्हें कमेटी बनानी चाहिए, क्योंकि कोई एक इंसान कभी कभी फैसले लेने में सही तरह से फैसले नहीं ले पाता है, तो अगर दूसरों की हेल्प मिलेगी तो वो सही टाइम पे सही काम कर पाएगा। बट देन अदर्स सेड दैट देयर वेयर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट। पर कुछ लोगों ने कहा कि कभी कभी एट द मोमेंट ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट होती हैं, उसको काउंसिल के डिसीजन का वेट वो नहीं कर सकती। जैसे एट द मोमेंट कोई डाई कर रहा है, कोई मर रहा है आपके सामने, अब उसमें आप काउंसिल कमिटी बिठाओगे कि इसको बचाएं या नहीं, सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, तो हर चीज़ में हम वेट नहीं कर सकते, कुछ चीज़ें बहुत अर्जेंट होती हैं और उसमें काउंसिल के डिसीज़न का इंतज़ार नहीं किया जा सकता। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इन टू द फ्यूचर।
अगर हमें जानना है कि किसी भी समय पे क्या करना सबसे इम्पोर्टेंट है, इसके लिए हमें भविष्य देखना पड़ेगा। और भविष्य कौन देखते हैं? सिंपल सी बात है, मजिशियंस यानी कि जादूगर। इसीलिए राजा को एडवाइस दी गई कि उन्हें मजिशियंस के पास जाना चाहिए। In their answer to the second question, some said that the people most necessary to the king were his counselors। यानी दूसरे सवाल के जवाब में लोगों ने कहा कि सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे नेसेसरी जो है राजा के लिए लोग, वो है उसके काउंसलर्स। कुछ ने कहा कि उसके प्रीस्ट, कुछ ने कहा उसके डॉक्टर सबसे इम्पोर्टेंट है, और कुछ ने कहा उसकी सोल्जर सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो ही किसी टेरिटरी को कॉन्कर करने में उनकी मदद करते हैं। To the third question, some said science, others chose fighting, and yet other religious worship। यानी थर्ड क्वेश्चन जो था उसके जवाब में कुछ लोगों ने कहा कि साइंस साइंस सबसे बेस्ट है, फाइटिंग आपको करनी चाहिए, या फिर आपको रिलीजियस वर्शिप करना चाहिए। As the answers to his questions were so different, the king was not satisfied and gave no reward। यानी उसके अलग अलग लोगों ने अलग अलग जवाब दिए, और ये भी नहीं कि सबके जवाब का कोई एक एजेंडा है, कोई एक मकसद है। मतलब सब एक बात को नहीं कह रहे थे, सबके आंसर्स बहुत ज़्यादा अलग थे, अलग अलग मीनिंग्स थे उनके, अलग अलग एम्स थे उनके। इसी वजह से राजा जो था वो सेटिस्फाइड नहीं था, और इसी वजह से उसने कोई भी रिवॉर्ड नहीं दिया। Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom। hermit का मतलब पता है आपको? hermit का मतलब होता है सेंट, यानी कि सन्यासी। तो अब सब लोगों के क्वेश्चन आंसर्स गलत थे, राजा सेटिस्फाई नहीं हुआ, और इसी वजह से उसने किसी को भी रिवॉर्ड नहीं दिया। आसपास महल में बड़ी चर्चा चल रही थी कि एक बड़ा ही समझदार सन्यासी जो है, जो कि अपने विजडम के लिए जाना जाता है, वो बहुत ही ज़्यादा वाइज है। तो फिर राजा ने सोचा कि क्यों ना हम भी इस हर्मिट के पास जाएं अपने सवालों को लेकर, शायद वो हमें सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स दे दे। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट। वुड का मतलब क्या होता है? अ पीस ऑफ लॉग, यानी लकड़ी का एक टुकड़ा। पर यहाँ पे वुड का मतलब लकड़ी का टुकड़ा नहीं है, यहाँ पे वुड का मतलब होता है एक फॉरेस्ट। ठीक है, अलग अलग जगह पे कभी कभी सेम वर्ड्स के भी अलग अलग मीनिंग होते हैं, जैसे कि इस केस में। तो बताया जा रहा है कि जो हर्मिट था, जो सन्यासी था, जो सेंट था, वो एक जंगल में रहा करता था, और वो कभी भी जंगल के बाहर नहीं जाता था। He saw no one but simple people, and so the king put on ordinary clothes। यानी वो जो hermit था, वो जो सन्यासी था, वो सिर्फ और सिर्फ आम लोगों से मिलता था, रॉयल लोगों से उसकी ज़्यादा मुलाकात नहीं होती थी। इसीलिए राजा ने भी डिसाइड किया कि वो आम लोग जैसे कपड़े पहन के hermit के पास जाएंगे। Before he reached the hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard and went on alone। यानी वो हर्मिट के, उस सन्यासी के हट तक पहुंचता उससे पहले ही राजा जो है उसने अपने घोड़े, बॉडीगार्ड सबको पीछे छोड़ दिया और आगे अकेले चल दिया। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हस्ट, यानी जैसे ही वो जो राजा था वो हर्मिट के हट के पास आया, ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हर्ट। उसने देखा कि जो हर्मिट है, जो वाइज मैन है, जो सन्यासी है, वो क्या कर रहा है? अपने घर के बाहर डिगिंग कर रहा है। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग, यानी उसने राजा का अभिवादन किया, उसे ग्रीट किया, हेलो हाय बोला, और फिर अपने काम में लग गया। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, यानी जो हर्मिट था बड़ा कमज़ोर सा दिख रहा था, काफ़ी बूढ़ा हो चुका था। और बूढ़े लोग जब काम करते हैं तो क्या करते हैं? बहुत ही ज़ोर ज़ोर से ब्रीथ करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो हर्मिट था वो भी हैवीली ब्रीथ कर रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, यानी राजा जो है वो हर्मिट के पास गया और कहा, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर दीज क्वेश्चंस। यानी वाइज हर्मिट, समझदार सन्यासी, मैं आपके पास आया हूँ अपने कुछ सवालों के जवाब लेने के लिए। अपने सवाल बताता है, हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, यानी कैसे मैं सही काम को सही समय पे करूँ। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, यानी कौन से वो लोग हैं जिनकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एंड वॉट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और कौन से मैटर्स है, कौन से थिंग्स है, कौन से बिजनेस है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है।
द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक, यानी हर्मिट जो है उसने राजा की बात सुनी पर उसकी बातों का कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। वो अपने काम में बिजी था, मतलब डिगिंग करते जा रहा था। राजा ने कहा, यू आर टायर्ड, आप थक गए होंगे। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, यानी मुझे स्पेड दीजिए, कुदाल दीजिए और मैं आपकी जगह पे काम करता हूँ। थैंक्स सेड द हर्मिट, यानी हर्मिट ने कहा थैंक यू, गिविंग द किंग हिज स्पेड, यानी राजा को अपनी कुदाल देते हुए। देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, और फिर वो ग्राउंड पे बैठ गया। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये है हमारी किंग एंड दिस इज़ हर्मिट। किस तरह से हर्मिट जो है थैंक यू बोलते हुए अपना स्पेड जो है वो दे रहा है। वेन द किंग हैड डग 2 बेड्स, यानी जब राजा ने 2 बेड्स खोद लिए थे, ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चंस, यानी 2 बेड खोद लेने के बाद वो रुका और अपने क्वेश्चंस को रिपीट किया। द हर्मिट गेव नो आंसर, यानी जो हर्मिट है उसने कोई भी जवाब नहीं दिया, बट स्टूड अप, खड़ा हो गया और उसने अपना हाथ आगे किया कि अब मुझे मेरा स्पेड दे दीजिए, और कहा अब आप आराम कीजिए और मुझे काम करने दीजिए। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग, पर जो राजा है उसने उसे कुदाल नहीं दी और खुद ही डिगिंग करने लगा। 1 hour पास देन अनदर, यानी 1 घंटा बीता, फिर एक और घंटा, और इसी तरह से द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, यानी सूरज जो है वो पेड़ के पीछे छुप गया, मतलब इवनिंग हो गई। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इन टू द ग्राउंड एंड सीड, यानी लास्ट में उसने क्या किया, राजा जो है उसने उस कुदाल को ज़मीन के अंदर गाड़ा और कहा, आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस, यानी वाइज मैन, मैं आपके पास आया था अपने सवालों का जवाब लेने के लिए। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम, अगर आप मुझे जवाब नहीं दे सकते तो मुझे बता दीजिए, उसके बाद मैं घर चला जाऊंगा। हमिट ने उसका रिप्लाई तो नहीं किया, उस बात का रिप्लाई नहीं किया, क्वेश्चंस का आंसर नहीं कहा, पर उसने कहा, देखो कोई भागता हुआ आ रहा है। द किंग टर्न राउंड एंड सॉ अ बर्डेड मैन रनिंग टुवर्ड्स देम, यानी राजा जो है पीछे मुड़ा और देखा कि एक दाढ़ी मूछों वाला इंसान जो है वो उनके पीछे भागता भागता आ रहा है। हिज हैंड्स वेयर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग, यानी उसने अपने हाथ से अपने पेट को दबा रखा था और उसके पेट से खून निकल रहा था। वेन ही रीच द किंग ही फेंटेड एंड फेल टू द ग्राउंड, यानी जब राजा के पास पहुंचा उसी वक्त वो बेहोश हो गया और ज़मीन पे गिर गया। द किंग एंड द hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach, यानी जो राजा थे और जो hermit थे उन सब ने उसके कपड़े उतारे तो देखा कि उसका जो स्टमक है उस पर बहुत बड़ा सा घाव है। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विथ हिज हैंकरचिफ, यानी राजा ने क्या किया, उस वाउंड को वॉश किया और उसे हैंकरचिफ से कवर किया, पर इतना सब करने के बाद भी खून जो है वो रुकना बंद नहीं कर रहा था। द किंग रीड्रेस्ड द वाउंड अनटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड, यानी राजा जो है वो तब तक उस वाउंड को रीड्रेस करता रहा, तब तक जब तक मतलब खून बहना रुक ना जाए, यानी बार बार वो हैंकरचिप को धो रहा था, उसके बॉडी पे लगा रहा था, खून साफ कर रहा था, अगेन ऐसा कर रहा था, तो इसी तरह से वो उसकी ड्रेसिंग करता जा रहा था जब तक उसका खून ना रुके। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क फॉर समथिंग टू ड्रिंक, यानी बाद में वो जो इंसान है उसे अच्छा लगा और उसने कहा कि कुछ पीने को मिल जाए। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम, यानी राजा जो है उसने उसके लिए फ्रेश पानी लाया और उसे दिया। बाई द टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल, यानी उस समय तक सूरज जो है डूब चुका था और जो हवा चल रही थी वो भी ठंडी ठंडी थी। द किंग विद द hermit's हेल्प कैरिड द wounded मैन इन टू द हट एंड लेड हिम इन द बेड, यानी राजा जो है उसने उस hermit की मदद से उस wounded मैन को कैरी किया, हट के अंदर ले गए और बेड पे लिटा दिया। द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ली क्वाइट, यानी वो जो इंसान है उसने अपनी आँखें बंद कर ली और शांति से सो गया। द किंग टायर्ड बाय हिज वर्क एंड द वर्क ही हैड डन ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू आउट द नाइट, यानी राजा जो था उसने इतनी सारी मेहनत की थी, इतना काम उसने कभी किया नहीं था एक्चुअली, उसने बेड्स डिग किए और चल चल के आया भी था ऑर्डिनरी क्लोथ्स में, दैट वॉज क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर हिम, इसीलिए वो पूरी तरह से थक चुका था और ज़मीन पे ही सो गया। When he awoke, it was several minutes before he could remember where he was or who the strange bearded man lying on the bed was,
यानी जब उसकी मतलब सुबह उठा तो थोड़ा टाइम लगा उसको, थोड़े मिनट बाद उसे याद आया कि अरे वो कहाँ पे है और बेड पे लेटा हुआ वो अजीब सा बॉर्डर्ड मैन कौन है। फॉरगिव मी, सेड द बॉर्डर्ड मैन इन अ वीक वॉइस, यानी बड़ी ही कमज़ोर आवाज़ में। जैसे ही वो बॉर्डर्ड मैन ने देखा कि राजा उठ गया है तो बड़ी ही कमज़ोर आवाज़ में कहा, मुझे माफ़ कर दो। आई डो नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग। राजा ने भी कहा, अरे मैं तो तुमको जानता भी नहीं तो मैं तुम्हें किस लिए माफ़ करूँ। यू डो नॉट नो मी बट आई नो यू, आप मुझे नहीं जानते पर मैं आपको जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु swore रेवेंज ऑन यू, मैं आपका वो दुश्मन हूँ जो आपसे बदला लेने के लिए आया था। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज माई प्रॉपर्टी। सीज का मतलब क्या होता है, टुक बाई फोर्स, यानी ज़बरदस्ती ले लेना। तो उसने कहा कि मैं आपका दुश्मन हूँ जो आपसे बदला लेने आया था क्योंकि आपने मेरे भाई की डेथ कर दी थी, उसे मार दिया था और इसकी जो भी प्रॉपर्टी थी उसे जबरन ले लिया था, सीज कर लिया था। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट, मुझे पता था कि आप उस हर्मिट से मिलने अकेले आए हैं। और उसी दिन मैंने सोच लिया कि मैंने अपना पूरा माइंड बना लिया कि मैं आपको घर जाते के रास्ते में आपको मार दूंगा। बट द डे पास्ट एंड यू डिड नॉट रिटर्न, पर दिन बीत गया पर आप तो आए ही नहीं। इसीलिए मैंने अपनी छुपी हुई जिस जगह पे मैं छुपा था, जो मेरी हाइडिंग प्लेस थी, वहाँ से बाहर निकला। पर वहाँ पे मुझे आपके बॉडीगार्ड्स ने देख लिया, उन्होंने मुझे पहचान लिया और मुझे घायल कर दिया। आई एस्केप फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू नॉट हैव ट्रस्ट माई वाउंड्स, यानी मैं उनसे तो बच गया था पर अगर आपने मेरा इतना ख्याल नहीं किया होता, मेरी ड्रेसिंग नहीं की होती तो मैं मर ही गया होता। आई विश टू किल यू बट यू हैव सेव माई लाइफ, मैंने सोचा था कि मैं आपको मारूंगा और आपने तो मेरी ज़िंदगी ही बचा ली। नाउ इफ़ आई लिव, मतलब अगर अब मैं जीऊँगा, सो आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, फॉरगिव मी। उसने कहा कि अगर अब मैं ज़िंदा बचता हूँ तो मैं आपके सबसे वफ़ादार सर्वेंट की तरह, सबसे वफ़ादार नौकर की तरह आपका साथ दूंगा, आपको सर्व करूँगा और मेरे बेटे जो हैं उनसे भी ऐसा ही करने को कहूँगा। मुझे माफ़ कर दीजिए। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विथ हिज एनिमी सो ईजिली, यानी राजा जो था बड़ा ही खुश था क्योंकि अपने दुश्मन के साथ बड़ी ही जल्दी उसने पीस समझौता कर लिया और साथ ही साथ उसे एक फ्रेंड भी मिल गया। He not only forgave him but said he would send his servants and his own doctor to look after him, यानी उसने सिर्फ और सिर्फ उसे माफ़ नहीं किया बट उसे कहा कि वो अपने नौकर अपने डॉक्टर को भेजेगा कि वो उनका ख्याल रखे और प्रॉमिस किया कि उसकी प्रॉपर्टी जो है वो भी उसे वापस कर देगा। लीविंग द वाउंडेड मैन, द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुकड राउंड फॉर द हर्मिट, यानी उस इंसान को छोड़ते हुए राजा जो है हट से बाहर निकला और हर्मिट को ढूंढने लगा। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस, यानी जाने से पहले अभी उसके अंदर आशा थी कि क्यों ना अपने सवालों का जवाब लेते लेते चले। द hermit was on his knees sowing seeds in the beds that had been dug the day before, यानी राजा जो था घुटनों पे बैठ के उन बेड्स में सीड्स डाल रहा था जिसको एक दिन पहले ही राजा और हर्मिट ने मिलकर खोदा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेन, यानी राजा जो है हर्मिट के पास गया और कहा, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन, आखिरी बार मैं आपसे भीख मांगता हूँ कि आप मेरे सवालों का जवाब दे दीजिए। बहुत ही ज़्यादा पिटीफुली वे में वो कह रहा था। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, तो हर्मिट ने भी कहा, अभी भी वो नीचे ग्राउंड की तरफ बेंडेड था और वो कह रहा था, तुम्हें तो तुम्हारे सवालों का जवाब मिल गया। सो राजा भी शॉक हो गया, हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, आपने मेरा जवाब कब दिया, मुझे कैसे सवालों का जवाब मिला, आप कहना क्या चाहते हैं। डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा, तुमने देखा नहीं। इफ़ यू हैड नॉट पिटेड माई वीकनेस यस्टरडे एंड हैड नॉट डग दिस बेड्स फॉर मी यू वुड हैव गॉन अवे, अगर तुमने कल मेरी कमज़ोरी पे दया नहीं की होती, मेरे लिए ये बेड्स नहीं खोदे होते तो तुम वापस चले गए होते। देन दैट मैन वुड हैव अटैक यू एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विथ मी, फिर आप जाते, आप पे वो इंसान अटैक करता और फिर आप सोचते काश मैं उसी इंसान के साथ रह जाता। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज वेन यू वेयर डिगिंग द बेड्स, तो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम कब था, जब वो बेड्स डिग कर रहा था
और हर्मिट ने कहा कि मैं वो सबसे इम्पोर्टेंट मैन था और आपके लिए उस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट काम ये था कि आप मेरे लिए अच्छा करें. Afterwards, when the man ran to us, the most important time was when you were caring for him. और जब वो इंसान यहाँ पे आया तब सबसे इम्पोर्टेंट वो टाइम था जब आप उसका ख्याल रख रहे थे. क्यों? क्योंकि अगर आपने उसके वाउंड्स ड्रेसअप नहीं किए होते तो वो मर गया होता, वो भी बिना आपसे पीस बनाए. सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन. इसका मतलब वो सबसे इम्पॉर्टेंट मैन था और आपने जो उसके लिए किया वो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट बिजनेस था. रिमेंबर देन, याद रखिए, सबसे इम्पोर्टेंट टाइम जो होता है वो होता है नाउ, क्योंकि कल के बारे में हम जानते नहीं और बीते हुए कल को हम सुधार नहीं सकते. तो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम कौन सा है? अभी का, क्योंकि अभी के टाइम के साथ ही हम कुछ भी कर सकते हैं और आज जो हम फैसले बनाएंगे वो हमारा फ्यूचर डिसाइड करेंगे. It is the most important time because it is the only time we have any power to act. यानी नाउ सबसे इम्पोर्टेंट टाइम इसीलिए है क्योंकि यही वो टाइम है जब हम कुछ भी कर सकते हैं. फ्यूचर में जाने के बाद हम सिर्फ और सिर्फ रिग्रेट करेंगे और पास्ट में तो हम फ्यूचर के बारे में जान नहीं सकते हैं. तो यही टाइम है जिसमें हम कुछ कर सकते हैं. The most necessary person is the person you are with a particular moment, for no one knows what will happen in the future and whether we will meet anyone else. यानी सबसे नेसेसरी पर्सन आपका कौन है? आपके साथ किसी भी पर्टिकुलर मोमेंट पे जो पर्सन है वो आपके लिए सबसे नेसेसरी पर्सन होता है, क्योंकि कोई भी नहीं जानता कि फ्यूचर में क्या होगा और वो आपसे दोबारा मिलेगा या फिर नहीं. So the most important business is to do that person good because we were sent into this world for that purpose alone. तो सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है कि जिस इंसान के साथ आप पर्टिकुलर मोमेंट पे हो, जो आपका सबसे नेसेसरी पर्सन है, उसका अच्छा करना आपका सबसे बेस्ट बिजनेस है, क्योंकि आपको इस दुनिया में भेजा ही इसलिए गया है ताकि आप दूसरों की मदद कर सको. So now the chapter has been ended and this is written by Leo Tolstoy, as you can see in your textbook. Okay, so if you also want question answers video, you can comment me below. Thank you for watching the video. Thank you.